everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है जो वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है और ये पेपर हमारा 50 मार्क्स का होता है। आज की क्लास में हम 8th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 7th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो भाई प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। आपको नोट्स बनाते चलना है और अब साथ में ही रिवीजन भी करना है। तो अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आपको क्या करना है, चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है उस सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। जब आप उस सब्जेक्ट के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से अब जो है क्लासेस को लेना स्टार्ट कीजिए। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम 8th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अपेक्षित अधिगम स्तर। क्या है? अपेक्षित अधिगम स्तर, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। क्या है? एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। क्या है? एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है इसका मतलब। देखिए हम बच्चे से जो अपेक्षा करते हैं, कितनी अपेक्षा करते हैं, जैसे कि उदाहरण से समझिए आप कि एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि इसको एटलीस्ट 100 तक गिनतियाँ तो आनी ही चाहिए। ये क्या है? अपेक्षित अधिगम स्तर है एक, कि बच्चा जब 4th स्टैंडर्ड में है तो इसको गिनतियाँ आनी चाहिए 100 तक, ठीक। और दूसरा क्या, कोई बच्चा है 5th स्टैंडर्ड में है, अब हमने उसको जो पढ़ाया है, साल भर जो पढ़ाया है, अब हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं कि जब एनुअल एग्ज़ाम हो, जब बच्चे की वार्षिक परीक्षाएं हों, तो बच्चा इतने मार्क्स ले आए, क्या, कि बच्चा अगली स्टैंडर्ड में पहुंच जाए। अगर 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो 6th स्टैंडर्ड में पहुंच जाए। ये है अपेक्षित अधिगम स्तर, जितने की हम अपेक्षा करते हैं बच्चे से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, पढ़ते हैं। देखिए अपेक्षित अधिगम स्तरों को उन अधिगम दक्षताओं के अर्थ में निरूपित किया जा सकता है जिनमें किसी विशेष कक्षा अथवा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित है। क्या कहते हैं? अपेक्षित अधिगम स्तर में उन अधिगम दक्षताओं के अपेक्षित अधिगम स्तरों को उन अधिगम दक्षताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है, किनमें, जिनमें किसी विशेष कक्षा अथवा, देखिए विशेष कक्षा अथवा स्तर, मान लीजिए विशेष कक्षा यानी कि 4th स्टैंडर्ड का बच्चा 5th का है, 6th का है, कि अंत में जब वो कक्षा पूर्ण हो जाए, बच्चे की वार्षिक परीक्षा हो, प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित है। क्या है? पूर्ण। जब देखिए कैसे समझिए, मान लीजिए 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है और साल के अंत में, यानी कि जब वो उस स्टैंडर्ड को पार करके 5th को 6th में जा रहा है, तो क्या करते हैं हम, ये अपेक्षा करते हैं जो 5th स्टैंडर्ड की चीज़ें वो बच्चे को आ जाएं। सभी चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं, जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को आनी चाहिए, वो इस बच्चे को आ जाए। ये क्या है? अपेक्षित अधिगम स्तर है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा पहुंच जाए, ठीक। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित है। कैसे? यानी कि पूर्ण कैसे, 5th स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें बच्चे को आ जाएं, ठीक है। यही अपेक्षित अधिगम स्तर है। पूर्ण दक्षता यानी कि 5th क्लास की जो पूर्ण दक्षता, 5th क्लास की जो टोटल चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें बच्चे को पढ़ाई गई हैं, वो सब चीज़ें बच्चे को आ जाएं, ये अपेक्षा की जाती, आशा की जाती है। ये है अपेक्षित अधिगम स्तर, ठीक। चलिए देखते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तरों को उन अधिगम दक्षताओं के अर्थ में निरूपित किया जा सकता है जिनमें किसी विशेष कक्षा अथवा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित है, ठीक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना। क्या देखेंगे? अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल, ठीक है। 2016, 17, 18, 19, 22, ठीक, 5 साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 16 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, फिर थोड़ा गैप देके 22 में फिर से पूछ लिया, तो ठीक है, इसलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए संकल्पना देखते हैं क्या है।
देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्या है, उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। आपने पढ़ा होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या था, 2009 में आया था। और इसमें क्या बताया गया था, क्या चीज़ें की गई थी कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, कितने, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ये सामान्य बालकों के लिए बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं लिखवाया गया है लेकिन मैं बताऊंगी, ये सामान्य बालकों के लिए बात हो रही है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताते चलती हूँ कि आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है और आगे ये आपसे सीटेट में पूछी जाती हैं चीज़ें, ठीक। देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009, वो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य बाल शिक्षा दी जाए, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो है, ठीक है, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, बाल शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, यानी कि किसी तरीके का क्या है, उनमें हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, कोई डिसऑर्डर है बॉडी में जिनके, ठीक, उनको क्या है, उनके लिए उम्र कितनी है, 6 से 18 वर्ष है। कितनी है, 6 से 18 वर्ष तक उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, ठीक। तो यही कहता है क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 ही कहा जाता है इसको। इसमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 18 वर्ष तक, ठीक। चलिए देखते हैं, हाँ। और फिर क्या किया गया, इसको लाया गया, फिर इसे मौलिक अधिकार कर दिया गया। ये अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है कि बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की ही जाएगी। ये उसका मौलिक अधिकार है और इसका हनन कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से नामांकन व ठहराव में वृद्धि हुई। क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं पूरा एक साथ में। देखिए, हाँ, क्या हुआ, देखिए, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से नामांकन व ठहराव में तो वृद्धि हुई, परंतु विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से छात्रों का अपेक्षित उपलब्धि स्तर अत्यंत चिंताजनक है। जब देखिए क्या हुआ, जब फीस नहीं पड़ी बच्चों से, अनिवार्य शिक्षा कर दी गई, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम आया और मौलिक अधिकार के तहत कर दिया गया। तो क्या हुआ, जो इसमें जो बच्चे फीस देने में सक्षम नहीं थे, विद्यालय की फीस देने में सक्षम नहीं थे, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, किसी गरीबी के कारण के बस उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो फीस देने में नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो जब बाल अधिकार, ये शिक्षा का निःशुल्क में अनिवार्य ये अधिनियम जब आया है, ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, जब ये मौलिक अधिकार के रूप में बच्चों को मिल गया कि निःशुल्क शिक्षा होगी, तो इससे क्या हुआ, नामांकन बढ़ा, यानी कि एडमिशन्स की संख्या बढ़ गई विद्यालयों में, क्योंकि जो माता पिता फीस देने में सक्षम नहीं थे, जब शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है तो वहाँ पर उन्होंने भी अपने बच्चों के एडमिशन कराए, विद्यालय में प्रवेश करवाया, नामांकन हुआ। नामांकन के बाद बच्चे विद्यालय आते रहे, तो ठहराव, इसी को कहते हैं ठहराव और नामांकन में तो वृद्धि हो गई, लेकिन जो शैक्षिक गुणवत्ता थी, क्या थी, जो शैक्षिक गुणवत्ता थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक। शैक्षिक गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसीलिए क्या कहा गया है। और इससे क्या हुआ, जब देखिए गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी शिक्षा की, तो जो आप सोच रहे हो कि बच्चे से कि इतना बच्चे को आना चाहिए, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसको 100 तक गिनतियाँ हैं, 5th का है तो उसको पहाड़े भी आने चाहिए, 4th में बच्चे को पहाड़े आने चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बच्चे को उस तरीके की गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल हो ही नहीं, प्राप्त नहीं कर पा रहा था बच्चा। क्यों, क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता नहीं थी, तो इसलिए ये स्थिति चिंताजनक रही। अब इसके लिए क्या किया गया, देखते हैं। देखिए, अतः इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने के कुछ ऐसे स्तर या दक्षताएं निर्धारित की जाएं जिन्हें प्रत्येक बच्चा उस स्तर तक अवश्य जाने, सीखे व समझे। इसके लिए क्या किया गया, जब बच्चे की जो शैक्षिक गुणवत्ता थी वो चिंताजनक रही, अब इसमें सुधार के लिए क्या कहा गया,
कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चे की, उसमें क्या है, प्रत्येक स्तर पर तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए प्रत्येक स्तर पर क्या कर दिया गया, हाँ, प्रत्येक स्तर पर सीखने के कुछ ऐसे स्तर और दक्षताएं निर्धारित कर दी गई जिससे कि प्रत्येक बच्चा क्या है, उस स्तर तक अवश्य जाने, समझे और सीखे। अब आगे देखते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, देखिएगा। अब देखिए क्या है, इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, 1986 के तहत, कौन सी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इस बात पर बल दिया गया कि स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाएं। देखिए ये तो अपेक्षित अधिगम स्तर था। अब जो शिक्षा नीति आई है 1986, उसमें क्या क्या कहा गया है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनकी शिक्षा के स्तर के लिए अब न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाएं, ठीक है, जिससे सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। अब इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं, ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अब देखिएगा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। देखिए जो न्यूनतम अधिगम स्तर था, रुकिएगा एक मिनट, देखिए क्या किया गया, न्यूनतम, देखिए 1986 की जो शिक्षा नीति आई उसमें क्या किया गया, उसमें ये कहा गया कि सीखने का एक न्यूनतम अधिगम स्तर आप जो है निर्धारित कर दीजिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि आपको एग्ज़ाम में आप बैठे हो, मान लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम से मैं ले लेती हूँ, ठीक है, आपके जो हाई स्कूल का एग्जामिनेशन है, मैं वहाँ से एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए आपको 33% मार्क्स लाने हैं, कितने, 33% मार्क्स जब आप लाओगे तो आपको पास माना जाएगा। अब चलिए आपके डीएलएड का ले लेते हैं उदाहरण। आपने जो आपके 25 नंबर के हैं पेपर, आपको उसमें 12 नंबर लाने ही लाने हैं। किसके लिए, न्यूनतम अधिगम स्तर है ये 12 नंबर का, कि आपको पासिंग मार्क्स जो है 12 हैं, अगर इससे नीचे आप गिरोगे तो आप जो है फेल कर दिए जाओगे, ठीक है। ये क्या है, एक न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है आपका, ठीक है, कि आपको 12 नंबर जो है लाने ही, ये क्या है, एक न्यूनतम अधिगम स्तर है कि आपको 12 नंबर लाने हैं तब आपको पास माना जाएगा। अगर 12 के 11 भी हो गए तो आपको फिर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है वहाँ से। कैसे, इस तरीके आप उस सब्जेक्ट में फेल मान लिए जाएंगे। ऐसे ही बच्चों के लिए निर्धारित किया गया, क्या निर्धारित किया गया कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए आपको 33% नंबर चाहिए ही चाहिए हैं। अगर इससे कम होंगे तो आप अपने न्यूनतम अधिगम स्तर से भी नीचे हैं, आपको अगली कक्षा में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये किसमें कहा गया, 1986 की शिक्षा नीति में इस बात को रखा गया। और क्या है, जो नई इसके बाद शिक्षा नीति आई 1992 में, उसे क्या, इसे अनिवार्य कर दिया गया, कि इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। किसे, इसे ही न्यूनतम अधिगम स्तर को अनिवार्य अधिगम स्तर कर दिया गया 1992 की शिक्षा नीति में, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ देखेंगे हम। चलिए देख लेते हैं। आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 19 और 23 में, 2019 और 23 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी कि मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल क्या है, अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से मिलकर हुई है। किससे हुई है, 3 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द क्या है, अपेक्षित, ठीक, आपके 3 शब्दों से मिलकर बना है अपेक्षित अधिगम स्तर। देखिए कौन कौन शब्द है, पहला है आपका अपेक्षित, दूसरा है अधिगम और तीसरा शब्द क्या है, स्तर, ठीक। तो इन 3 शब्दों से मिलकर क्या बना है, अपेक्षित अधिगम स्तर। देखिएगा इसमें अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाता तो ये आपको कैसे लिखना है, अपेक्षित यानी कि एक्सपेक्टेड, जो आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं। देखिए कैसे, निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। जी, अपेक्षित अधिगम स्तर में अपेक्षित का अर्थ क्या है कि आपसे जो न्यूनतम जो सीमा न्यूनतम दक्षता जो निर्धारित की गई है, अधिगम का जो न्यूनतम स्तर जो है क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है,
उसकी प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है कि भाई एटलीस्ट 33% मार्क्स ले आओ तो क्या हो जाएगा, कम से कम अगले क्लास में तब भी आप प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, अगले क्लास में आप पहुंच जाओगे, अगर आप 4th में हो तो 5th में आ जाओगे। ठीक है, 11th में हो तो 12th में आ जाओगे। ठीक, ये चीज़ें आपसे कही गई हैं। अपेक्षित का अर्थ यही है कि जो न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है अधिगम का, एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचिए और आपसे जो अपेक्षा की गई उसको पूर्ण कीजिए। क्या मतलब है, निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है, देखिएगा, यानी कि लर्निंग, सीखना अर्थात ज्ञान, समझ, मूल्य, कौशल व व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम क्या है, सीखना। क्या है अधिगम का अर्थ, क्या होता है, सीखना, जिससे कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक पढ़ा लिखा जो बच्चा है, जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसको उसके अंदर जो बात करने की तमीज़ होगी, एक बच्चा जो गलत परिवेश में रह रहा है। ठीक, ऐसे मान लीजिए आप, बच्चे तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बच्चे का परिवेश अच्छा है, ठीक, और एक बच्चे का परिवेश बहुत ख़राब है, तो आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा बिहेव अच्छा करेगा, जिसका अच्छा परिवेश है। तो अधिगम इसलिए अनिवार्य है कि जिससे कि व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। ठीक, वही बात आपसे कही गई है, सीखना, और सीखने से ही व्यवहार में परिवर्तन होता। सीखना अर्थात ज्ञान, समझ, मूल्य, कौशल अथवा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे स्तर। देखिए स्तर आपको मालूम है, स्तर का अर्थ होता है लेवल। क्या अर्थ होता है, लेवल होता है अर्थ, उपलब्धि या संप्राप्ति का स्तर। क्या है, उपलब्धि या संप्राप्ति का स्तर। चलिए देख लेते हैं क्या मतलब है। देखिए, उपयुक्त शाब्दिक विश्लेषण के आधार पर अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि, क्या अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा विषय के लिए निर्धारित निश्चित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले। क्या कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा विषय के लिए निर्धारित निश्चित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले, कि यानी कि एक कक्षा के लिए और एक विषय के लिए जितना निर्धारित किया गया है आपके लिए समय, उतने समय में आपको वो उतना ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सीखने की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है, परंतु अपेक्षित स्तर तक छात्रों को पहुंचने हेतु बच्चों को उनकी क्षमता, रुचि, गति के अनुसार सीखने के उपयुक्त अवसर व वातावरण अवश्य सुलभ कराया जाना चाहिए। ठीक, अब आप एक बात बताइए, इसमें क्या कहते हैं कि सीखने की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती, अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की जा सकती कि आप कितना सीख सकते हो। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चे पढ़े हैं, ठीक, क्या आपने एक सीमा निर्धारित कर दी कि तुम यहीं तक सीखोगे, इससे आगे बढ़ गए तो फिर भाई बेकार है, इससे आगे अगर बढ़ गए तो तुमको फिर बेकार मान लिया जाएगा। ऐसा है, नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई अधिकतम सीमा है ही नहीं। कोई कितना भी ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन न्यूनतम सीमा हो सकती है कि हमने एक निर्धारित कर दी कि तुम अगर इससे नीचे गए तो तुमको फिर आगे की क्लास में आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक मार्क्स नहीं लाए तो इस कॉम्पिटिशन में आपको फेल मान लिया जाएगा। ठीक, जो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं आप सीटेट से ले लीजिए, आपको 90 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, और जो बाकी कैटेगरी उनको 82 नंबर चाहिए। आपको 90 नंबर लाने, न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया कि आपको 90 तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, अधिकतम 150 होते हैं, आप वो भी ला सकते हो। ठीक, तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा निर्धारित की जा सकती है कि अगर आपके 90 से 89 हो गए तो आप फिर क्वालिफाइड नहीं हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, लेकिन बच्चों को क्या करना चाहिए, अवसर और वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक, कि जिससे बच्चा अच्छे ढंग से सीख पाए। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा, कक्षा 5 के बच्चे को गणित विषय में कम से कम 1 से 10 तक पहाड़े आने चाहिए। ठीक, जो कक्षा 5 का बच्चा है उससे क्या अपेक्षा की जाती है कि उसको कम से कम 1 से 10 तक के पहाड़े आने चाहिए 5th क्लास के बच्चे को। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे, अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या हैं। हम उद्देश्य देख लेते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर के। देखिएगा, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
देखिए क्या है, जो छात्र हैं उनमें समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो समान हो, यानी कि एक तरीके से सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। ये नहीं किसी को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, किसी को ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं। एक कक्षा के सभी बच्चों को समान रूप से एक समान रूप से गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, दूसरा क्या है देख लेते हैं। विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना। क्या है, विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना। ठीक, अब क्या है हमारा, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, ये वाला देख लीजिए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। छात्रों की कठिनाइयों के निवारण में शिक्षक का मार्गदर्शन करना। ठीक, क्या है, छात्रों की कठिनाइयों के निराकरण में शिक्षक का मार्गदर्शन करना। फोर्थ क्या है, सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है, गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक, फिफ्थ क्या है, अध्यापकों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना। अध्यापकों की भी सहायता करना कि वो कौन सी ऐसी विधि, अच्छी से अच्छी विधि का चयन कर सकें जिससे कि वो गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर सकें बच्चों को। ठीक, ये थे उद्देश्य। ठीक, क्या थे उद्देश्य दिखाते हैं। देखिए पहला क्या है, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना। क्या, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना। विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को समाप्त करना। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, छात्रों की कठिनाइयों के निराकरण में शिक्षक का मार्गदर्शन करना। शिक्षक को भी मार्गदर्शन प्रदान करना कि बच्चे की कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकता है। ठीक, सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। अध्यापकों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना। ठीक, चलिए, तो हाँ, आपका ये जो चैप्टर था बहुत छोटा सा चैप्टर था, 8th चैप्टर, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, आपका एक चैप्टर बस और बचा है। ठीक है, चैप्टर 8 जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका 9th चैप्टर बचा है, वो करवा दें फटाफट, और उसके बाद में क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाते चलने हैं, अब रिवीजन भी करते चलना है। ठीक, क्योंकि अब छोड़ दीजिए भाई, ठीक है, क्या आराम करना कुछ समय के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं अब, और सीरियस हो जाइए, बैक से बच के रहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे की बैक लगे। ठीक, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, आप जो भी डीएलएड के बच्चे हैं आपकी जान पहचान में, उनके पास शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। ठीक, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।